हेलो फ्रेंड्स, आभा दिस साइड। और हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रैक्ट बेस्ड। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का पहला एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो ये एक्सट्रैक्ट उस टाइम का है जब नेल्सन मंडेला एज अ होस्ट थे। वो प्रेसिडेंट का ओथ लेने जा रहे थे और डिस्टिंग्विश्ड जो गेस्ट थे, जो दूर दूर से वर्ल्ड लीडर आए हुए थे, वो वहाँ पे थे। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि इट्स अ रेयर प्रिविलेज। ये बहुत ही रेयर था। क्यों रेयर बोला है? बिकॉज ही वॉज एक्सपीरियंसिंग, या जो ब्लैक पीपल थे, जो ब्लैक कम्युनिटी थी, वो उस तरीके का जो राइट था वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे अपनी ही सॉइल पे। इससे पहले उनको कभी भी ये एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला था। They were facing a system, a political system based on discrimination that is called apartheid। तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको अपने बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो आगे नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है कि हम उन सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को अपना थैंक यू देते हैं जो हमारे इस पोजीशन में आए और हमारी एक कॉमन विक्ट्री क्यों बोला है? क्योंकि दिस इज़ नॉट द विक्ट्री ऑफ ब्लैक कम्युनिटी, दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ पीस और ह्यूमन डिग्निटी। बीइंग ह्यूमन इज समथिंग विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इट डजेंट मैटर कि आपका कलर क्या है, आपकी कास्ट क्या है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सब इक्वल ट्रीट किए जाने चाहिए और सबके पास सेम राइट्स होने चाहिए। दैट्स वाई दिस विक्ट्री इज़ कॉल्ड कॉमन विक्ट्री। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द गेस्ट एट द स्पेक्टिकुलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज दे। तो इसमें पूछा गया है कि उनको डिस्टिंग्विश्ड क्यों बोला जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। दे हैव बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट, क्योंकि उनको गेस्ट की तरीके इन्वाइट किया गया था। नहीं। दे आर एमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग इट हो सकता है। दे आर विजिटिंग द कंट्री फॉर दिस पर्पज। नहीं, इस वजह से तो डिस्टिंग्विश्ड नहीं बोला गया। दे हैव रिज्यूम्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्री, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। क्यों? क्योंकि वो एमिनेंट, बहुत ही रेप्यूटेड वर्ल्ड लीडर्स थे और अलग अलग कंट्री से थे जो वहाँ पे उस स्पेक्टिकुलर सेरेमनी को देख रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी। एक्सट्रैक्ट के लास्ट में एक लाइन यूज़ की गई जिसमें बोला गया कि इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी ये जो ब्लैक पीपल को उसके राइट मिले, ये एक ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री थी। तो पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड। तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो ह्यूमन डिग्निटी को इंक्लूड करेगा। यानी कि देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सब में 3 सब ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये तीनों मिलकर ह्यूमन डिग्निटी को डिनोट करने चाहिए। इक्वलिटी सही है, लिबर्टी सही है, इनडिसेंसी तो ह्यूमन डिग्निटी में नहीं आती। इनडिसेंसी मतलब असभ्य होना, ये तो ह्यूमन डिग्निटी का पार्ट नहीं है। सेकंड पे आते हैं, लिबर्टी, इनडिसेंसी, फिर इसमें इनडिसेंसी हो गया, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इमोरलिटी तो ह्यूमन डिग्निटी में हो ही नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन बचा डी। इक्वलिटी, लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये तीनों ही ह्यूमन डिग्निटी को दिखाते हैं। वाई डज द स्पीकर से दैट इट इज़ अ रेयर प्रिविलेज? तो क्यों उन्होंने बोला भाई कि ये रेयर प्रिविलेज है? बिकॉज दे वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द सेम, उनको वो कभी मिला ही नहीं। सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे, इसलिए ये उनके लिए रेयर प्रिविलेज था।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स? आपको क्या लगता है कि जो स्पीकर हैं मिस्टर नेल्सन मंडेला वो कैसा फील कर रहे होंगे जब वो इतनी बड़ी एक पोजीशन को होस्ट कर रहे थे? इमोशनल, मे बी, इलेटेड, हाँ खुश तो बहुत होंगे, अनमाइंडफुल, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में भी देखिए अनमाइंडफुल दिया गया है तो सेकंड भी नहीं हो सकता। डी में भी अनमाइंडफुल दिया गया है, वो भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका बचा सी, ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा खुश थे, इलेटेड और ऑनर्ड, थोड़ा रिस्पेक्टेड भी फील कर रहे थे। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। पिक द ऑप्शन दैट showcases the usage of host as in the extract। तो अब ये कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट में जैसे होस्ट का यूज़ किया गया है, आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस में एक सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें वही मतलब होस्ट का आ रहा हो जो ऊपर एक्सट्रैक्ट में दिया गया था। तो एक्सट्रैक्ट में क्या दिया गया था देख लेते हैं ज़रा एक बार। एक्सट्रैक्ट में लिखा था, We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country. We who were outlaws, हम जो अभी तक बिल्कुल सोसाइटी से बाहर ही थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। आज हमें एक रेयर प्रिविलेज मिला है टू बी होस्ट, कि हम होस्ट हैं उन नेशंस के जो यहाँ आए हुए हैं और हम उनको होस्ट कर रहे हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। 5th क्वेश्चन, ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब किसी का आदर सत्कार करना, एज द होस्ट ऑफ द पार्टी। ओके, तो हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है यहाँ पे स्टेज कंडक्शन की बात नहीं हो रही है। शी वॉज एबल टू होस्ट द इवेंट विदाउट एनी हिंड्रेंस। उसने पूरा इवेंट होस्ट कर लिया बिना किसी दिक्कत के। शी मेट द होस्ट एंड अपोलोगाइज्ड फॉर हर फ्रेंड्स मिसबिहेवियर। सी नहीं हो सकता। डी, ही इज़ द बेस्ट होस्ट दैट वन कैन नेवर कम अक्रॉस। तो यहाँ पे पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो इतना अच्छा होस्ट है, जबकि आप वहाँ पे होस्ट क्या है, वर्ब। तो शी वॉज एबल टू होस्ट, तो देखिए यहाँ पे टू होस्ट वर्ब हो गया, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। अब आते हैं दूसरे एक्सट्रैक्ट पे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। जब मुझे ये पता चला कि जो मैं बॉयहुड फ्रीडम इन्जॉय कर रहा था या इन्जॉय करना चाहता था वो सिर्फ इल्यूजन था, मेरा भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला, जब मैं यंग हुआ, कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे पहले ही ली जा चुकी है। That I began to hunger for it। तो फिर मैं इसके लिए डिज़ायर करने लगा। At first as a student, जब मैं स्टूडेंट था, I wanted freedom only for myself। तो मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night। अब देखिए यहाँ पे इसको ट्रांजिटरी फ्रीडम क्यों कहा गया, क्योंकि जब वो बच्चा था तो उसको कुछ और चीज़ें चाहिए थी एज अ फ्रीडम। जब वो स्टूडेंट लाइफ में आया या थोड़ा यंग हुआ तो उसकी जो परसेप्शन थी फ्रीडम को लेकर वो कुछ और थी। तो ऐसी फ्रीडम जो टाइम के साथ बदलती रहे वो होती है ट्रांजिटरी फ्रीडम। क्या चाहता था वो, एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि वो रात में बाहर रहे तो उसे रहने दिया जाए। रीड वॉट आई प्लीज्ड, जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ने दिया जाए। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ जाना चाहे उसे जाने दिया जाए। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। पर जब वो जोहान्सबर्ग में था तो उसके लिए जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे वही फ्रीडम का मतलब था। तो ये जो फ्रीडम है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये ट्रांजिटरी फ्रीडम है। तो ये एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ लिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट इज। इस एक्सट्रैक्ट को कौन सा टाइटल सूट करता है? फ्रीडम फॉर एवरीथिंग नहीं, नॉलेज अबाउट फ्रीडम कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम या रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। तो देखिए नॉलेज अबाउट फ्रीडम यानी कि उसके बारे में जानकारी होना, रियलाइजेशन अबाउट द फ्रीडम ऑफ फ्रीडम यानी कि उसका एहसास होना। तो फ्रीडम तो थी ही नहीं तो एहसास कहाँ से होगा। सी वाला देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम यानी कि उसकी इम्पॉर्टेंस पता चलना, जब वो भी उतना ही काम कर रहे हैं लेकिन वाइट पीपल को ज़्यादा वेज और ब्लैक पीपल को बिल्कुल मिनिमल वेजेस मिल रहे हैं तो उनको
सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस पता चली फ्रीडम की कि इम्पॉर्टेंस है क्या, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 2. Why do you think the speaker mentions some freedoms as transitory? The definition of freedom is constant but perspective differ. नहीं. Freedom means different things to different people. अलग अलग लोगों के लिए फ्रीडम अलग अलग होती है, इसलिए ट्रांजिटरी बोला था. नहीं. फ्रीडम इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट आफ्टर अ सर्टेन एज. एक एज के बाद फ्रीडम इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती है, इसलिए उसको ट्रांजिटरी बोला था. नहीं, ये भी गलत है. अब ये ऑप्शन पे आते हैं. द फ्रीडम आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विद टाइम. हाँ, जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो हमारे लिए फ्रीडम के मतलब बदलते जाते हैं. तो इस तरीके की जो फ्रीडम होती है, जो हम समय के साथ अलग अलग परसेप्शन के थ्रू, या जब हम बड़े होते हैं तो हमको लगता है हमको ये भी करने को मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इस तरीके की जो फ्रीडम्स होती हैं दैट कीप चेंजिंग विद टाइम, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटरी फ्रीडम. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूसेज ऑफ द वर्ड इल्यूजन एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट. तो इल्यूजन का बेसिकली मतलब होता है भ्रम. ही वॉज नेवर एबल टू गेट पास द इल्यूजन. वो कभी भी इल्यूजन से निकल नहीं पाएगा. द इल्यूजन आई एक्सपीरियंस्ड वॉज क्वाइट इंट्रिगिंग. जो इल्यूजन मैंने एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही कॉन्स्पिरेटेड था, या बहुत साजिश जैसा था. अ लार्ज मिरर इन द रूम क्रिएट्स एन इल्यूजन. ये तो नाउन हो गया कि वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है. डी वाला देखिए, आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूजन. मैं एक भ्रम में जी रहा था दैट दिस इज़ पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है. तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला वॉज ऑल्सो लिविंग इन अ इल्यूजन दैट ही वॉज फ्री, जबकि वो फ्री नहीं थे. Fourth question. The speaker says at first as a student, I wanted freedom only for myself. ये बोला मिस्टर मंडेला ने. Why do you think he only thought about himself? तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला? पहला ऑप्शन देखते हैं. He did not want to think about the freedom denied to others. क्या वो दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहते थे? नहीं. He was being selfish and was only bothered about himself. वो selfish थे और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे? ऐसा भी नहीं था. ही डेंट थिंक दैट फ्रीडम डिनाइड टू हिम वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अदर्स. या उनको ऐसा लगता था कि जो फ्रीडम उनके पास नहीं है वो दूसरों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है? ऐसा भी नहीं था. ही वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट फ्रीडम वॉज डिनाइड टू अदर्स एज वेल. ये करेक्ट आंसर है. वो इतने यंग थे या इतने इमेच्योर थे कि उनको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि दूसरे लोगों के लिए भी फ्रीडम वहाँ पे डिनाइड थी. डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. A part of the extract has been paraphrased. तो एक पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट का उसको पैराफ्रेज कर दिया गया है, उसको एक FIB टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया है. एंड यू हैव टू चूज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू फिल ऑल द ब्लैंक्स. तो देखते हैं. द स्पीकर्स बिलीफ. तो स्पीकर का जो बिलीफ था अबाउट फ्रीडम सिंस चाइल्डहुड प्रूव्ड फॉल्स, वो गलत निकला. जब वो बड़ा हुआ तो देन ही रियलाइज दैट आई एम नॉट फ्री. इट वॉज नॉट अनटिल द स्पीकर ग्रीव अप. और कब तक उसको नहीं पता चला? जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो गया. टू बी अ यंग मैन व्हेन इट डॉन्ड ऑन हिम. डॉन्ड ऑन का मतलब किसी चीज़ का पहली बार रियलाइजेशन होना या समझ आना. डॉन्ड ऑन. तो देखिए, या तो ऑप्शन बी हो सकता है या सी. आगे देखते हैं. dawned on him that he was arrived of. नहीं, सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बी पे ही है. डिप्राइव्ड ऑफ, कि वो डिप्राइव्ड है, वो वंचित है. किससे? फ्रीडम से. देन ही बिगेन डिज़ायरिंग इट. और फिर उसने उस चीज़ को डिज़ायर करना स्टार्ट कर दिया. और कैसे हमने ये फिल किया? क्योंकि ये जो फर्स्ट टू लाइन्स थी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई चाइल्डहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. When I discovered as a young man, जैसे ही मुझे पता चला that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो मुझे उस फ्रीडम की ज़रूरत होने लगी. That's why हमने यहाँ पे क्या भरा है? Desiring it. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट. तो हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो CBSE ने 20 to 30 वर्ड्स की कैटेगरी में रखे हैं.
तो पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द लेसन व्हाट कैन यू इन्फर, मतलब आप क्या समझते हैं अबाउट मंडेला एज अ फादर एंड एज अ लीडर। आपने सबने चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर एज अ फादर समझ आई और क्या क्वालिटीज़ एज अ लीडर समझ आई। मंडेला वॉज बोथ a loving father and a great leader। मंडेला एक लविंग फादर भी थे और एक ग्रेट लीडर भी थे। ही वॉन्टेड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम अपार्थीड, और वो अपनी कंट्री को फ्री कराना चाहते थे एक पॉलिटिकल सिस्टम से जिसको अपार्थीड बोला जाता था, और उसमें ब्लैक पीपल से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। दस ही प्रायोरिटाइज्ड द रोल ऑफ अ लीडर। इस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली में फादर होने के रोल को थोड़ा इन्फीरियर कर दिया, थोड़ा कम प्रायोरिटी दी, और किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी, बीइंग अ लीडर। एंड इट्स एग्जाम्पल वी कैन सी स्टेड इन जेल, और वो जेल में भी रहे फॉर 27 ईयर्स अवे फ्रॉम हिज फैमिली। सो इन दिस वे वॉट ही प्रायोरिटाइज्ड, उन्होंने किसको प्रायोरिटी दी, बीइंग अ लीडर। ये हम कहाँ से इन्फर कर सकते हैं, चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम कैटेगरी, मंडेला फील्स दैट द करेज इज ट्रायम्फ ओवर फियर। उनका कहना है कि फियर नहीं होना आपको साहसी नहीं बनाता, फियर को जीत लेना आपको करेजफुल बनाता है। हाउ वुड यू डिफाइन करेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो आप करेज को इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी करेज इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन, जो खुद अंदर से आता है, एंड इट इज़ अ स्टेट, और ये एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है इन विच एन इंडिविजुअल, जिसमें एक इंसान चैलेंजेस द फियर, फियर उसके अंदर होता है पर वो उसको चैलेंज कर रहा होता है, उस फियर से डर नहीं रहा होता है, विदाउट कंसीडरिंग इट कॉन्सिक्वेंसेस, बिना ये सोचे कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ यू वर इन मंडेलाज पोजिशन, अगर आप उनकी जगह होते, वुड यू हैव गिवन प्रेफरेंस टू योर फैमिली, तो क्या अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देते या अपनी कंट्री को, और क्यों। आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन प्रेफरेंस टू माई कंट्री बिकॉज लिविंग विद योर फैमिली एंड रिलेटिव्स विदाउट फ्रीडम, तो पहला परसेप्शन ये हो सकता है कि नहीं, मैं अपनी कंट्री को ही प्रेफरेंस देता, क्योंकि लिविंग विद, आप अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ बिना फ्रीडम के रहें, लिविंग विद योर फैमिली एंड रिलेटिव्स विदाउट फ्रीडम सीम्स इन्फीरियर टू मी, वो मुझे बहुत अजीब लगता, बहुत छोटा लगता, इन फ्रंट ऑफ किसके किसके सामने, फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर माई कंट्री एंड बेसिक इंडिपेंडेंस। तो मैं क्या चूज़ करता या करती कि मैं अपनी कंट्री के लिए फाइट करना ही चूज़ करती, इंस्टेड ऑफ लिविंग विद माई फैमिली। दूसरा परसेप्शन ये भी हो सकता है कि आई वुड हैव गिवन प्रेफरेंस टू माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली को ही प्रेफरेंस देता। क्यों, एज इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी, क्योंकि ये मेरी मॉरल ड्यूटी है टू अर्न ब्रेड, उनके लिए मनी को अर्न करना। किन के लिए, मे बी इट इज़ योर पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रेन, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम इन द वर्ल्ड। तो ये भी एक व्यू हो सकता है। एवरी वन कैन नॉट बी लीडर, और हर एक इंसान लीडर नहीं बन सकता। ऑल्दो आई वुड हैव ऑलवेज सपोर्टेड द पीपल स्ट्रगलिंग फॉर द राइट्स, लेकिन मैं उन लोगों को भी हमेशा सपोर्ट करता जो अंडर प्रिविलेज्ड, ऐसे लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं जिनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड। क्वेश्चन नंबर 4, मंडेला सेज दैट हिज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। मिस्टर मंडेला ने बोला कि उनकी कंट्री के जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो सबसे बड़ी संपदा है, धन है, वेल्थ है, मनी है, वो क्या है, लोग, नॉट द प्योरेस्ट डायमंड। जो डायमंड हैं वो वहाँ उनकी प्रॉस्पेरिटी या उनकी वेल्थ नहीं है, वो क्या है, वहाँ के लोग। तो आपको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी नेशन लाइज इन इट्स पीपल। किसी भी नेशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके लोगों में ही होती है। जैसे आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, यहाँ की स्ट्रेंथ यहाँ के लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन ही हमारी स्ट्रेंथ है। द ग्रेट पेट्रियट्स ऑफ साउथ अफ्रीका वर मंडेलाज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो व्हेन मंडेला वॉज स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, जब वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो जो ग्रेट पेट्रियट्स थे वो उनके कॉमरेड्स थे। कॉमरेड्स कौन होते हैं, जो साथ में होते हैं,
दे फॉट फॉर एन आइडिया, वो एक आइडिया के लिए लड़े। वेंट टू प्रिजन, जेल गए। वर पुश टू दियर लिमिट्स, उनको उनकी लिमिट्स यानी उनको बहुत परसिक्यूट किया गया। बट डिड नॉट गिव इन, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सच ग्रेट मैन फाइनली अचीव्ड फ्रीडम, और ऐसे लोगों की वजह से ही हम फ्रीडम को अचीव कर पाए हैं। विच कुड नॉट बी अचीव्ड बाई पोजेसिंग द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ डायमंड, और वो फ्रीडम नहीं पोजेस की जा नहीं अचीव की जा सकती थी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड से। यानी अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड्स आपके पास होते तो भी कोई भी ब्लैक पर्सन वो फ्रीडम अचीव नहीं कर सकता था जो उन लोगों ने फ्रीडम दिला दी। तो दस द मेन आर मोर प्रेशियस देन डायमंड, तो इस तरीके से लोग ज़्यादा प्रेशियस होते हैं इंस्टेड ऑफ डायमंड किसी नेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और फैमिली के भी कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपके फैमिली की बात करें तो आपके लिए फैमिली में पर्सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मनी? आपसे कोई कह दे कि हम आपके इस फैमिली मेम्बर को ले रहे हैं और आपको इतनी मनी दे दे रहे हैं, इट वुड बी ओके फॉर यू? मोस्ट प्रोबेबली योर आंसर विल बी नो. Now see the next category, that is 40 to 50 word category. The first question is create a questionnaire of two most important question, यानी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू वुड हैव लाइक्ड टू आस्क नेल्सन मंडेला, जो आप नेल्सन मंडेला से पूछना चाहेंगे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू लेने का मौका मिले. गिव यू रीज़न फॉर चूजिंग दोज क्वेश्चन, और रीज़न भी बताइए कि आपने वही दोनों क्वेश्चंस क्यों लिए हैं. तो पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हेन डिड यू एंटर दिस फ्रीडम स्ट्रगल, कि आप इस फ्रीडम स्ट्रगल में कब आए. डिड यू फील गिल्टी फॉर लिविंग योर फैमिली फॉर योर कंट्री, या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपने अपनी फैमिली को ही छोड़ दिया अपनी कंट्री के लिए. तो ये दो क्वेश्चंस हो सकते हैं. अब इसका रीज़न देखिए. आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द आइडिया दैट स्ट्रक मंडेला एंड गेव हिम इमेंस करेज. मैं ये क्वेश्चन इसलिए मिस्टर मंडेला से पूछना चाहूँगी क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आइडिया उनके अंदर कब आया जिसने उनके अंदर इतना करेज दे दिया कि उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी, अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं की और अपनी कंट्री के लोगों के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया. ऑल्सो आई थिंक दैट लिविंग हिज फैमिली वॉज नॉट अ गुड डिसीजन. और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि उनको अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 2, योर टीचर ऑर्गेनाइज्ड अ मिनी डिबेट. आपकी टीचर ने एक मिनी डिबेट ऑर्गेनाइज करी है कंपटीशन टाइप का, और टॉपिक है करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी आर द ओनली एट्रीब्यूट्स ऑफ रिमार्केबल लीडर. कि एक लीडर के जो एट्रीब्यूट हैं वो है आपका करेज, विजडम यानी बुद्धिमत्ता, जेनरोसिटी यानी दया. तो राइट द डिबेट स्क्रिप्ट. तो आपको क्या करना है, डिबेट की स्क्रिप्ट लिखनी है विद 2 पॉइंट, और उस स्क्रिप्ट में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं टू सप्लीमेंट योर स्टैंड, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए. ईदर एज अ प्रपोजिशन, या तो आप उसके सपोर्ट में होंगे, और एज एन अपोजिशन, या उसके आप अगेंस्ट होंगे. तो देखते हैं. करेज मेक्स अ पर्सन फियरलेस. करेज होता है तो इंसान फियरलेस हो जाता है. एंड अ रियल लीडर. विजडम गिव्स हिम द एबिलिटी टू जज. और जब विजडम होती है तो वो लोगों को जज करता है और समझता है, निर्णय सही लेता है. द एक्शंस रिक्वायर्ड. जेनरोसिटी मेक्स वन कंपैशनेट टुवर्ड्स फेलो मैन. और जेनरोसिटी ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, किसी भी लीडर को कंपैशनेट बनाती है, उसके अंदर थोड़ा काइंडनेस लाती है टुवर्ड्स फेलो मैन. जो उसके फेलो मैन होते हैं, जो उसके साथ के लोग होते हैं, उनके लिए उसके दिल में थोड़ा सा काइंडनेस आ जाती है. तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे हमने एज अ प्रपोजिशन बोला है, यानी हमने सपोर्ट में बोला है. क्वेश्चन 3, यू रिसेंटली रेड अ ब्लॉग बाय योर टीन फ्रेंड ऑन फ्रीडम बाय परसेप्शन. यानी आपने अभी अभी एक ब्लॉग पढ़ा है जो आपके एक फ्रेंड ने ही लिखा है और वो टीनेज का है, और उसका टाइटल क्या है, फ्रीडम माई परसेप्शन, यानी फ्रीडम मेरे हिसाब से. यू फील दैट योर परसेप्शन ऑफ फ्रीडम हैज़ सीन अ ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर हैविंग रेड द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और आपने अभी अभी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ा है और उसके बाद से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो परसेप्शन है फ्रीडम को लेकर वो चेंज हो गया है.
कंप्लीट द डायलॉग इन 120 वर्ड्स विद योर फ्रेंड। तो नीचे आपको एक डायलॉग दिया गया है, उसको आपको 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। एक्सप्लेनिंग योर न्यू अंडरस्टैंडिंग, और आपको अपने दोस्त को ये बताना है कि आपकी न्यू अंडरस्टैंडिंग क्या है फ्रीडम को लेकर। और आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, जैसे क्या दिया गया है, फ्रेंड आई थिंक द फ्रीडम टू वॉच टीवी। अब क्योंकि पहले ही मेंशन कर दिया है कि वो टीन एज का है, तो मे भी टीवी के बारे में बात करेगा या मोबाइल के बारे में बात करेगा। फ्रेंड आई थिंक द फ्रीडम टू वॉच टीवी और एक्सटेंडेड आवर्स और चूज़ द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आई हैड लाइक टू व्यू इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड क्या कह रहा है कि मेरे हिसाब से हम कितनी देर तक टीवी देखना चाहते हैं और कौन सा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, इसकी फ्रीडम हमको होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अपना फिल करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर से। येस, तो आप बोल रहे हैं येस यू आर करेक्ट, बट दिस इज़ अ फ्रीडम विच वी आर कंसीडरिंग एज एन इंडिविजुअल। तो आप उसको समझा रहे हैं कि ये जो फ्रीडम तुम सोच रहे हो, ये तुम्हारे हिसाब से फ्रीडम है। यू आर कंसीडरिंग इट एज एन इंडिविजुअल। तुम एक अकेले इंसान के फॉर्म में देख रहे हो कि तुम्हारे लिए ये फ्रीडम है। मे बी बाकी जो तुम्हारे फेलो पर्सन है उनके लिए फ्रीडम ना हो, एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। और आप अपने दोस्त को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। अभी तुम टीन हो तो तुम्हारे हिसाब से टीवी देखना और या उसके प्रोग्राम्स चूज़ करना, कितनी देर तक देखना है ये डिसाइड करना, ये फ्रीडम है। मे बी आगे चल के ये चेंज हो जाए। एंड आर नीड, या तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से। इट इज़ ट्रांजिटरी फ्रीडम। फ्रीडम इज़ अ जनरलाइज्ड वर्ड। फ्रीडम वो नहीं है जो तुम अभी सोच रहे हो, ये एक बहुत ब्रॉड वर्ड है जिसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स भी इंक्लूड होते हैं, जिनके बारे में अभी तुम्हें आइडिया नहीं है। तो आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है, आई स्टिल फील दैट द रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड। तो कह रहा है हाँ, तो वो कह रहा है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, बट आई स्टिल फील, पर मुझे अभी भी लगता है दैट रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड, कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। आई वॉन्ट माई फ्रीडम, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए। आई एम ह्यूमन टू, मैं भी इंसान हूँ। एम आई नॉट, क्या मैं इंसान नहीं हूँ। यू, तो आप क्या बोलते हैं, येस यू आर अ ह्यूमन, तुम हो। एंड लाइक एवरी अदर ह्यूमन यू ऑल्सो हैव राइट टू फ्रीडम, और बाकी लोगों की तरीके तुम्हें भी राइट टू फ्रीडम है। दैट विल अलाउ यू, और उसी राइट से तुमको ये परमिशन मिलती है टू लिव इन योर फेवरेट प्लेस, कि तुम जहाँ रहना चाहो वहाँ रहो। टू चूज़ योर प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। टू चूज़ योर लाइफ पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हो। तो ये फ्रीडम तुमको है। फ्रेंड इफ इट इज़ लाइक दिस, सो वाई आई कैन नॉट बी अलाउड टू डू थिंग्स ऑफ माई चॉइस बाय माई पेरेंट्स। तो कह रहा है अगर इतना सब है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ, अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों नहीं अलाउ करते ऐसी चीज़ों को करने के लिए जो मेरे पसंद की हैं। तो आप उसको क्या कहते हैं, योर पेरेंट्स आर योर वेल विशर। आपके पेरेंट्स क्या हैं, आपके वेल विशर हैं। वट एवर दे आर डूइंग दैट इज़ गुड फॉर यू, जो भी वो कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए अच्छा है। एंड द इंटरप्रिटेशन यू आर टेकिंग ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट जनरलाइज्ड। जो इंटरप्रिटेशन यानी जो तुम समझ रहे हो फ्रीडम, वो फ्रीडम है ही नहीं, वो सिर्फ एक ट्रांजिटरी फ्रीडम है। मेक इट वाइडर, थोड़ा ब्रॉड सोचो। आई वुड सजेस्ट यू, मैं तुमको ये सजेशन दूंगा टू गो थ्रू, कि तुम पढ़ो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। होप दिस विल चेंज योर परसेप्शन, और हो सकता है इसको पढ़ने के बाद तुम्हारा परसेप्शन ही चेंज हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं उसी 40 to 50 वर्ड्स कैटेगरी का। स्ट्रगल्स टीचर्स मैनी लेसन्स। स्ट्रगल्स हमें बहुत लेसन सिखाते हैं। विद रेफरेंस टू द टाइम्स यू स्ट्रगल्ड विद द मास्टरिंग अ स्किल और लर्निंग अ कंसेप्ट, राइट अबाउट द लेसन यू लर्न। तो अब आपको अपना कोई स्ट्रगल शेयर करना है जिसमें आपने स्ट्रगल किया हो कुछ भी सीखते वक्त। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, आपको वो शेयर करना है। तो आई हैड ट्रबल इन स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज। आई यूज्ड माई वेकेशन ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन पीरियड टू मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो मुझे पहले इंग्लिश बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, तो मैंने अपना कोरोना पीरियड उसको इम्प्रूव करने में यूज़ किया। I could explore the hidden beauty of this language only after going deep into it। और मैं इस लैंग्वेज की जो हिडन ब्यूटी है, जो
ब्यूटिफिकेशन है इसका, वो मैं तभी जान पाई जब मैं इसमें डीप गई. टू अचीव दिस परफेक्शन आई लर्नड दैट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, a focused approach and patience are the mantras to mastering a skill. और जब मैं इसको सीख रही थी तभी मैंने रियलाइज़ किया कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस और फोकस्ड अप्रोच यानी कंसंट्रेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, वेदर इट इज़ अ लैंग्वेज, अ स्किल और एनीथिंग. So we have discussed extract based question, 20 to 30 word question, 40 to 50 word answer question, and now it's time for answer having word limit 100 to 120 words. तो पहला क्वेश्चन है, फ्रीडम इज इनकॉन्सिक्वेंशियल इफ इट इज़ बिहाइंड बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. यानी कि फ्रीडम जो है वो बेकार है अगर ये किसके पीछे है, आपकी बहुत ही नैरो थिंकिंग के पीछे या बहुत आप जो स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं उसके पीछे. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर. तो वो कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप नैरो माइंडेड हैं या आप स्टीरियोटाइपिंग करते हैं तो अगर आप फ्री भी हैं तो भी आप फ्री नहीं हैं. ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. तो पढ़ते हैं. दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय नेल्सन मंडेला ऑन द इंस्टीट्यूशन डे ऑफ साउथ अफ्रीका. तो जब साउथ अफ्रीका का इंस्टीट्यूशन डे था, जिस दिन वो बना या जिस दिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, डेमोक्रेटिक बना, वो उसी दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था. एन ऑप्रेसर हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम, एक ऐसा इंसान जो दूसरे की फ्रीडम ले लेता है, इज़ अ विक्टिम ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. तो वो विक्टिम है किसका? उसके अंदर प्रेजुडिस है, उसकी सोच बहुत ही नैरो है. ही नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस जेल. तो इनडायरेक्टली उसने किसी दूसरे की फ्रीडम ले ली. ठीक, क्यों? क्योंकि वो एक मेंटल जेल में है. मेंटल जेल मीन्स वो जो है वो बहुत ही नैरो माइंडेड है, वो ऑलरेडी उन नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडिस की हथकड़ियों में घिरा हुआ है और उसको वहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है. मीन्स वो भी फ्री नहीं है. जिसकी फ्रीडम ली उसको तो फ्रीडम लेस कर दिया और जिसने ली वो भी फ्री नहीं है. इफ़ अ मैन कांट रिस्पेक्ट अदर्स फ्रीडम ही हिमसेल्फ इज़ नॉट फ्री. अगर वो दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो भी फ्री नहीं है. एंड नीड्स टू बी एजुकेटेड, और ज़रूरत है उसको पढ़ाने की. एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं. अभी अमेरिका में कुछ डेथ हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड. एक ब्लैक अमेरिकन था, उसको एक पुलिसमैन ने मार दिया था. तो ये क्या दिखाता है कि अपार्थाइड सिस्टम अभी भी प्रिवेल हो रहा है और बहुत प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ में हो रहा है. यानी उनको भी अभी भी इस मेंटल जेल से बाहर आने की ज़रूरत है. रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड अटैक ऑन माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान. अब पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक होते रहते हैं, डिपिक्ट दैट, वो ये दिखाते हैं, दे आर बाउंड बाय द शैकल्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. कि वो लोग कितने नैरो माइंडेड है. फ्री तो हो गए लेकिन अभी भी वो मेंटली फ्री नहीं है. उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अभी भी बहुत सिक है. Question number 2. After having read the lesson on the oppression that communities faced in South Africa, you were deeply hurt. तब आपने जब ये लेसन पढ़ा तब आप बहुत डीपली हर्ट हैं, बहुत आपको दुख हो रहा है. यू कुड ऑल्सो रिलेट टू द स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस हु फॉट अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल. तो आपको मे बी ये याद आ रहा हो कि कैसे हमने ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाई. राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स. तो अब आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है अबाउट ऑपरेशन फेस्ड बाय द पीपल इन देयर होमलैंड, कि कैसे लोगों ने अपनी ही धरती पे इस तरीके का परसिक्यूशन बियर किया. और आप इस तरीके से बिगिन कर सकते हैं. तो देखते हैं. Dear diary, my heart gets filled with sadness as I think of the oppressed who face the inhumane attitude of the oppressor on their own land. डायरी में जब भी उन लोगों के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ कि जिन्होंने अपनी ही धरती पर इन ऑपरेसर्स के
इनह्यूमेन बिहेवियर को, बिल्कुल काइंड नहीं थे, ऐसे बिहेवियर को, जैसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड ही देख लीजिए, दैट वाज अ मैसेकर, और उसमें क्या हुआ था, 1,000 पीपल वर डाइड. दैट वाज अ इनह्यूमेन एटीट्यूड ऑफ जनरल डायर. In India, farmers were forced by Britishers to grow indigo. Farmers को force किया गया कि आप indigo का cultivation करिए in place of rice in their field. It fetched a handsome amount of money for Britishers. क्यों? क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा मनी आती थी. But left farmers with less food and income. पर इससे नुकसान किसका होता था? Who was in loss? Farmers. क्योंकि neither they were able to get food nor money. The English looted the poor women's dignity, or moreover, they encroached on the dignity of the women. No female was safe in British era. Safety तो थी ही नहीं. Tears roll down my eyes when I think of the physical and mental torture that our freedom fighters faced. तो मैं जब भी उनके बारे में सोच रही हूँ कि कितना मेंटल और फिजिकल टॉर्चर उन्होंने फेस किया. फिजिकल तो फेस ही किया, और जो मेंटल टॉर्चर था, इमेजिन करिए आप बाहर निकल रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपकी बहन बाहर गई है, वापस घर आएगी कि नहीं. किस तरीके का वो मेंटल टॉर्चर हो जाएगा. एवरीवन नोज हाउ क्रूएल जनरल डायर टर्न्ड अ जनरल मीटिंग इनटू अ मैसेकर. और सब जानते हैं जनरल डायर ने क्या किया था. दीज वॉन्ट्स आर स्टिल डीप रूटेड इन द हार्ट्स ऑफ एवरी इंडियन. और ये जो घाव हैं अभी भी हर इंडियन के दिल में हैं, एंड कैन नेवर बी हील्ड. ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते. गुड नाइट. सो दिस वॉज द फॉर्मेट फॉर द डायरी एंट्री. Now coming to the third question, prejudice based on race and color or any other reason causes profound hurt. कोई भी तरीके का प्रेजुडिस हो, कलर पे बेस्ड हो, रेस पे बेस्ड हो, वो हमेशा एक चोट ही पहुंचाता है. राइट अबाउट एनी वन कैरेक्टर फ्रॉम द चैप्टर्स इन फर्स्ट फ्लाइट हु वाज सब्जेक्टेड टू सच प्रेजुडिस. तो आपको जो आपकी फर्स्ट टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें आपने इतने चैप्टर्स पढ़े, किसी एक कैरेक्टर के बारे में बताना है जिसने इस तरीके का प्रेजुडिस फेस किया हो. डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस प्रेजुडिस फॉर द कैरेक्टर, और उसके बाद उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा. प्रेजुडिस बेस्ड ऑन रेस एंड कलर और एनी अदर रीज़न कॉजेज प्रोफाउंड हर्ट टू द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पर्सन. तो जब भी आप इस तरीके का प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं, चाहे वो रेस पे बेस्ड हो, कलर पे बेस्ड हो, तो वो हमेशा किसी पर्सन के अगेंस्ट ही होता है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही होता है. इन चैप्टर द 100 ड्रेसेस, तो एक चैप्टर है दैट इज टाइटल्ड एज 100 ड्रेसेस. उसमें कैरेक्टर है नेम्ड वांडा पेट्रोन्स्की, फेस्ड सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन बाय हर अमेरिकन क्लासमेट्स. तो उसके जो अमेरिकन क्लासमेट्स थे वो उसके साथ वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन करते थे. शी वॉज बुलीड एंड मेड फन ऑफ. उसको लोग परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. वांडा वेंट थ्रू ऑल द ट्रबल बिकॉज शी वॉज अ पोलिश इमिग्रेंट. क्यों? जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट फ्रॉम द सेम नेशन दैट इज़ अमेरिका. क्योंकि वो अमेरिकन नहीं थी, शी वॉज अ पोलिश इमिग्रेंट. पोलैंड से आई थी, इस वजह से उसका सब मजाक उड़ाते थे. बिसाइड्स शी वर द सेम ड्रेस एवरी डे. वो रोज़ एक ही ड्रेस पहनती थी. बिकॉज शी वॉज अनेबल टू बाई अ सेकेंड पेयर ऑफ ड्रेस, बिकॉज शी वॉज लैकिंग इन मनी. उसके पास पैसा नहीं था कि वो दूसरी ड्रेस खरीद ले. बट शी नेवर पेड हीड टू दियर पेड हीड टू दियर सरकास्टिक कॉमेंट्स. पर उसने कभी इनके सरकास्टिक कॉमेंट्स को ध्यान ही नहीं दिया. जो भी वो बोलते थे वो कभी ध्यान ही नहीं देती थी. रैदर इसके बजाय उसने किया क्या, रैदर शी पुट हर इमेजिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस ऑन पेपर. उसने जो अपनी इमेजिनेशन थी ब्यूटीफुल ड्रेसेस की, उसको पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश की इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन एंड वर्न द मेडल. और उसने एक मेडल जीत लिया. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर 2 फ्रॉम CBSE क्वेश्चन बैंक. एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, just let me know in comments, and thank you all.